हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे इस चैप्टर की रिवीजन। रिवीजन के नाम पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और आपको याद करना है कि भाई सीरीज़ में हर चीज़ की कहानी में पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया। ये पूरी कहानी आपको रट लेनी है, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर की रिवीजन। तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम की कहानी। इसमें क्या होगा कि मैं आपको बताऊँगी कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर है, क्योंकि रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर ही होता है ना, तो हमें फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ पार्ट्स हैं फ्लावर के। सभी पार्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बीच में आपको मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, साइड में आपको मिलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गायनोइशियम। इसके 3 पार्ट्स हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी। ओवरी के अंदर मिलेगा ओव्यूल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट हैज़ ऑल्सो 2 पार्ट्स, अपर वन इज एंथर, नीचे वाला हो जाएगा फिलामेंट। एंथर क्या करेगा? एंथर के अंदर जो है 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 2 लोब्स के अंदर 4 थीका प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या है? मेनली माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। उन पोलन ग्रेन्स का मोटिव क्या है कि भाई हमें स्टिग्मा तक जाना है, ठीक है। तो ये था एक जनरल कंडक्ट फ्लावर का। इसके बाद हम देख लेते हैं इस फ्लावर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी क्या क्या होता है फ्लावर के अंदर। एक फ्लावर जो है उसके अंदर सबसे पहले स्टेमन होता है। स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर और फिलामेंट, एंथर जो है वो बायलोब्ड होता है, उधर से क्या प्रोड्यूस होंगे? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने के बाद कहाँ पहुँचना है उनको? स्टिग्मा तक पहुँचना है। एंथर जो है वो नेचर से बायलोब्ड होता है। डाइथीकस होते हैं, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। 4 माइक्रोस्पोरेंगे हो गए इस तरह से, 2 थीका एक साइड, 2 थीका एक साइड, 4 हो गए ना। 4 माइक्रोस्पोरेंगे प्रेजेंट होंगे हर कॉर्नर के ऊपर। माइक्रोस्पोरेंगे से पोलन सैक डेवलप होगा और पोलन सैक के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। अब ये जो फॉर्मेशन होती है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको 4 लेयर्स मिलेगी। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर और उसके अंदर टैपिटम। बाहर की 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करेगी और टैपिटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। इसके बाद जब एंथर यंग होगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होंगे, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाएंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में एक पोटेंशियल पोलन ग्रेन होता है, एक पोलन मदर सेल होता है, उससे जो है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। पोलन मदर सेल कहाँ से आता है? कोई भी एक सेल जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है और डिफ्रेंशिएट करके वो पोलन मदर सेल की फॉर्मेशन करता है। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो 4 के टेट्राएड में फॉर्म होते हैं। एंथर मैच्योर होता है, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद पोलन ग्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। बाहर वाली जो है वो एक्साइन होती है, बाहर है प्रोटेक्शन का काम करेगी, हार्ड होगी। तो आउटर लेयर जो है वो एक्साइन होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम आज तक पैदा नहीं हुआ है। अंदर वाली लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। बाहर वाली लेयर जो है उसके पास जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद इनर वाली जो लेयर है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं, थिन होती है, कंटिन्यूस होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। इसके बाद जो उसका साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और जो भी पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्स में मैच्योर होता है। बड़े वाला सेल वेजिटेटिव सेल और छोटे वाला सेल जनरेटिव सेल। अब हो सकता है एक पोलन ग्रेन इसी स्टेज पर शेड कर जाए, 2 साइड स्टेज कहेंगे इसे हम। अगर जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करा फर्दर इसमें 2 मेल गैमीट्स के अंदर और फिर डिवाइड होने के बाद वो पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा है, उसे हम कहेंगे 3 साइड स्टेज। 2 साइड स्टेज भी हो सकती है, 3 साइड स्टेज भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो काफ़ी सारे आजकल इसके प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे हैं, बट वो हमारे काम की बात नहीं है फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पोलन की वाइबिलिटी भी मैटर करती है ना। ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं या फिर बड़े बड़े जो हाइब्रिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी अगर हमें सीमेन को स्टोर करना है या फिर पोलन ग्रेन को स्टोर करना है काफ़ी टाइम के लिए, तो हम उन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इस टेम्परेचर और इस मीडियम के अंदर वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वाइबल रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। अब तक हमने पढ़ लिया भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। उसमें क्या आता है? पिस्टल, जिसे हम गायनोइशियम बोलते हैं। उसके अंदर अगर जो पिस्टल है, एक फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल है, उसे हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी। एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पिलरी। अगर काफ़ी सारी पिस्टल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, चिपक के प्रेजेंट है, सिनकार्पस। अगर अलग अलग प्रेजेंट है, फ्री प्रेजेंट है, तो एपोकार्पस। 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करेगा, स्टाइल भाई सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है, और ओवरी जो नीचे वाला फूला हुआ पार्ट है, बर्स्ट पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा? ओवेरियन कैविटी मिलेगा। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या मिलेगा? प्लेसेंटा मिलेगा। और प्लेसेंटा से अटैच्ड क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा?
ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले बीच में क्या होगा, एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। प्लेसेंटा से अटैच्ड जो स्टोक है उसे हम फ्यूनिकल कहेंगे और उस रीजन को हम हीलियम कहेंगे। बीच में जो एम्ब्रियो सैक है उसको प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स जो है वो एक स्मॉल पोर सा छोड़ देते हैं ऊपर की साइड, जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जो बेसल पार्ट होता है, जो बॉटम वाला पार्ट होता है ओव्यूल का, उसे हम चलेज़ल एंड बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना किसको, न्यूक्लियस को। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर काफ़ी सारा फूड मटेरियल स्टोर रहता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं। ओव्यूल जो है उसके अंदर जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है बीच में जिसे हम बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। कोई भी एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद फर्दर उसके अंदर मियोसिस होती है जिससे कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसके अंदर मियोटिक डिविजन्स होती है, 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 मेगास्पोर्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो ये फंक्शनल बचा है इसी का सारा काम है। नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी शो कर सकते हैं ना। एक ही अगर मेगास्पोर सारे फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा मेगास्पोर्स प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल है, वे भी ख़राब नहीं हुए हैं, तो उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, अलग अलग पोल्स पर चले जाएंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। अब जो 8 न्यूक्लियाई वो अपने आप को अरेंज करेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, 3 ऊपर वाले कोने पर चले गए, 3 नीचे वाले कोने पर आ गए, 2 बीच में आ गए, इस तरह से वो अरेंज कर लेंगे अपने आप को। इसे ही अरेंजमेंट को हम फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब इन 8 सेल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। इन 8 सेल्स में क्या होता है, ऊपर वाले जो 3 सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड होता है ना ऊपर, तो उन्हें हम 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। नीचे चलेज़ल एंड की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। बीच में जो 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का फर्दर काम क्या होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। चलेज़ल एंड के पास जो 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम एगेपरेटस बोल रहे हैं। बीच में 2 सेल्स प्रेजेंट है, बीच में सिंगल सेल ही प्रेजेंट है जिसे हम सेंट्रल सेल बोल रहे हैं। कलेक्टिवली कितने सेल हो गए, ये 7 सेल्स हो गए, है ना। न्यूक्लियाई काउंट करो, 3 ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। चलेज़ल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। चलेज़ल एंड के पास 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है और माइक्रोपाइलर एंड के पास 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल प्रेजेंट है। कितने हो गए टोटल, 6 सेल। एक सेल बीच में प्रेजेंट है जिसे हम सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, दिस इज 7 सेल। नाउ काउंट द न्यूक्लियाई, ईच सेल हैज़ 1 न्यूक्लियाई, सो देयर विल बी 8 न्यूक्लियाई एंड दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस विल बी ऑफ पोलिनेशन। भाई अब जो फीमेल पार्ट है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, मेल पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, जो पोलन ग्रेन्स है वो बन चुके हैं। अब पोलिनेशन होगा, अब होगा पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने का काम फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। नाउ दिस पोलिनेशन, दिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोगैमी, डिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होगा, अगर हम सेमी प्लांट है, सेम प्लांट का सेम फ्लावर है, उसके बीच में पोलिनेशन हो रहा है, खुद ही पोलिनेशन कर लेगा, बाहर से किसी मीडियम की उसको ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर भी कास्मोगैमस फ्लावर्स भी हो सकते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी हो सकते हैं। कास्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है, उनके अंदर एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो खुलते ही नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल खुलते ही नहीं हैं। क्लिस्टोगैमस जो है वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस अगर खुल ही नहीं रहा तो उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है कि भाई क्रॉस पोलिनेशन से कोई भी स्टिग्मा उसके ऊपर आएगा, तो वो एक ऑटोगैमी का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है डिटोनोगैमी। डिटोनोगैमी के अंदर क्या होता है कि प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, अलग अलग फ्लावर है, तो क्या होगा उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होगा, मतलब कि बाहर से कोई पोलिनेटिंग मीडियम चाहिए कि भाई तुम आओ और स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ला के रख दो। जीनोगैमी क्या होता है, अब प्लांट ही डिफरेंट है। ऑटोगैमी में एक प्लांट के 1 फ्लावर थे, चिटोनोगैमी में 1 प्लांट के 2 फ्लावर थे, जीनोगैमी में 2 प्लांट के 2 फ्लावर हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं। इस प्रोसेस में तो प्योरली क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, ठीक है। सो दीज वर द 3 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। नेक्स्ट वी हैव इज एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट मतलब कि अब कौन करेगा पोलिनेशन, ये हो गए बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक मतलब जिंदा और अबायोटिक मतलब मरे हुए तो नहीं कह सकते भाई, वाइंड और वाटर भी जिंदा ही है एक टाइप से, नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो होंगे वाइंड और वाटर, बायोटिक फैक्टर्स होंगे एनिमल। एनिमल क्या होगा कि एनिमल जो है उससे अगर प्लांट को पोलिनेशन करानी है तो उसे बड़ा होना पड़ेगा, फ्लावर के सुंदर होना पड़ेगा, खुशबूदार होना पड़ेगा, ताकि भाई वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके। वाइंड और वाटर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई उनकी कोई ऐसी सूंघने की देखने की शक्ति नहीं है, तो उनको तो जो भी है चलता रहे।
ठीक है। तो वाइंडर वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा कि हवा से जा रहे हैं, अब हवा से जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन्स जो है वो हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ना, क्योंकि अगर स्टिकी होंगे तो भाई तुम पेड़ से चिपके रह जाओगे, हवा से कैसे उड़ोगे। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो हल्के और नॉन स्टिकी होने चाहिए। इसी तरह वाटर के केस में है, वाटर के केस के अंदर भी पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, क्योंकि पानी के ऊपर उन्हें फ्लोट करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ पहुँचना है। ठीक बात है। एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के केस में भाई तुम बस फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाओ किस तरह से, अपने आप आएगा एनिमल, इंसेक्ट बैट जो भी है पोलिनेशन करने के लिए अपने आप आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब पोलन ग्रेन्स जो है वो काफ़ी सारे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि भाई एक दो तो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ख़राब हो जाते हैं इस चक्कर में। तो काफ़ी सारे पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ याद है नहीं खास याद करने के लिए। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, टोलेज फ्लावर जो है वो मोर्फोफाइलस का होता है, 6 फीट होता है हाइट के अंदर। और जो सिम्पाइटिक रिलेशनशिप है यूका और मोथ का, वो हमेशा से सुनते आ रहे हैं हम, और हमेशा सुनते भी रहेंगे, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर रिलेशनशिप है और उसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। कैसे होता है भाई, यूका प्लांट जो है वो, मोथ एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट जो है मोथ, वो अपने एग को यूका प्लांट के ओवरी में रखता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, और बदले में जो फ्लावर है वो मोथ से पोलिनेशन कराता है कि भाई बदले में तू मेरे ले जा पोलन ग्रेन्स और उनको ट्रांसफ़र कर स्टिग्मा तक। ठीक है। नेक्स्ट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब अगर एक ही प्लांट के अंदर हम बार बार से पोलिनेशन कराएंगे तो उसके अंदर जो नए कैरेक्टर्स आने चाहिए, जो नया उसके अंदर चेंज होना चाहिए, वो नहीं होगा। इस चीज़ को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं ना, कि एक ही कैरेक्टर, एक ही प्लांट के अंदर पोलिनेशन हो रहा है। इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करें हम? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या यूज़ होगा, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई? या तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स जो है वो अलग अलग टाइम पर एक्टिव हो, या फिर क्या हो सकता है कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है अलग अलग जगह पर पड़े हों, ताकि उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो, अलग अलग पोजीशंस पर हो उनकी, या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो उनके अंदर, या फिर आखिरी जो हमारे पास तरीका है सेल्फ पोलिनेशन ना होने का, वो है भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ। अगर एक प्लांट के अंदर एक ही तरह का फ्लावर प्रेजेंट होगा, इधर मेल और फीमेल, वही काम हो जाएगा, ना बचेगा, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। ठीक है। तो ये चार तरीके हैं जहाँ से हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो अगर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है तो उससे ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो सकती है, लेकिन चिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और कुछ जिनके अंदर अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट है तो वो तो अपने आप ही ऑटोगैमी चिटोनोगैमी सब कुछ प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब भाई हम कोई भी पोलन ग्रेन तो उठा के किसी भी स्टिग्मा के ऊपर नहीं रख सकते ना। पिस्टल जो है उसके पास जो स्टिग्मा है, तो पिस्टल के पास इतनी पावर होती है कि वो डिटेक्ट कर सके कि ये पोलन ग्रेन जो मेरे ऊपर ला के रखा गया है या फिर किसी भी मतलब मीडियम से आया है वो सही है कि नहीं है। तो उसके पास ये जजमेंट की पावर होती है। इसे हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, कि पोलन कैन आइडेंटिफाई इधर द पोलन पिस्टल कैन आइडेंटिफाई इधर द पोलन लैंडेड ऑन इट्स स्टिग्मा इज ऑफ राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। अगर राइट टाइप है तो ये आगे पोलन जर्मिनेशन करेगा, और अगर ये गलत टाइप है तो इसको भगा देगा वहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो क्या होगा? पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो चुका है, स्टिग्मा से फिर उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा, एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी वन ऑफ द जर्म पोर्स से। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, स्टाइल से होते हुए वो कहाँ पहुँचेगी? ओवरी तक पहुँचेगी। ओवरी तक पहुँचने के बाद हमें पता है कि ओव्यूल के अंदर, ओवरी के बाद तो ओव्यूल ही आएगा ना, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है सिनर्जिड सेल्स। अब जो है हमारे पास पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन्स आए। अब पोलन ग्रेन्स जो है वो 2 सेल स्टेज पे भी हो सकते हैं, 3 सेल स्टेज पे भी हो सकते हैं। 2 सेल स्टेज पे यानी कि उसके पास 2 सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव, मतलब उसको डिवाइड होना पड़ेगा। अब इस स्टेज पर वो डिवाइड हो सकता है, मेल गैमीट में डिवाइड हो जाएंगे जनरेटिव सेल। लेकिन अगर वो पहले से ही डिवाइड होकर आया है, 3 सेल स्टेज पर आया, तो वो फर्दर डिवीजन नहीं करेगा और डायरेक्ट अपना ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा सिनर्जिड्स के थ्रू। कैसे? सिनर्जिड्स के पास क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट, और फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है? पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। तो उसके थ्रू होते हुए ये जो मेल गैमीट्स हैं ये पहुंच जाएंगे ओव्यूल के अंदर। यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है पोलन आइडेंटिफाई करने से लेकर ओव्यूल के अंदर तक उसकी एंट्री का, इसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये काफ़ी स्पेसिफिक प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि सही तरह का पोलन ही पिस्टल के ऊपर लैंड करे। इस चीज़ को देखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसके भी 2 स्टेप्स होते हैं, पहला होता है इमास्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। अब फ्लावर भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं ना, फीमेल पेरेंट या तो हो बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर दोनों इवेंट्स होंगे, इमास्कुलेशन भी और बैगिंग। इमास्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम जो एंथर्स हैं फ्लावर बड से, हम उन फ्लावर बड से एंथर को रिमूव कर रहे हैं पहले ही फोर्सेप्स की हेल्प से, और फिर उसको हम दूसरे स्टेप जा रहे हैं यानी कि बैगिंग कर रहे हैं उसको हम बटर पेपर के बने हुए बैग के अंदर
कवर कर देंगे ताकि वो कंटेमिनेट ना हो सके। इसलिए जो प्रोसेस होगा ये होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। इसके बाद जब स्टिग्मा जो है जो हमने फ्लावर का था बैक किया था, उसका जो स्टिग्मा है जब वो रिसेप्टिव हो जाएगा तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो उन एंथर्स पर से मैच्योर पोलन ग्रेन्स को उठाएंगे और स्टिग्मा पर डस्ट कर देंगे और फ्लावर को वापस से ढक देंगे और फ्रूट को भाई अब बनने देंगे। ये है पहला प्रोसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल है, तो इमास्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लावर बर्ड्स को जो है हम डायरेक्ट बैग से कवर कर देंगे, बटर पेपर के बने हुए बैग से, फ्लावर के खुलने से पहले। इसके बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो पोलिनेशन कराएंगे, जो डिज़ायर्ड पोलन है मतलब जो राइट पोलन है उसके साथ, और फ्लावर को वापस से ढक देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो हो चुका है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, अगर उनके अंदर अपने आप से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है तो। अब नेक्स्ट बात हम कहाँ तक थे कि ओव्यूल के अंदर जो है पोलन ट्यूब एंटर कर चुका है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है। कैसे हो रही है? पोलन ट्यूब से अंदर एंट्री हुई है 2 मेल गैमीट की, ठीक है ना। अब मेल गैमीट कहाँ से एंटर हुए हैं? सिनर्जिड से एंटर हुए हैं, तो उसके पास 2 मेल गैमीट है। सिनर्जिड्स के बगल में कौन प्रेजेंट है? एग सेल प्रेजेंट है। तो एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल तक जाएगा, एग सेल के पास न्यूक्लियस है, उससे फ्यूज़ करेगा, सिनगेमी होगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ हो चुका है, सिनगेमी हो गया। हैप्लॉइड से फ्यूज़ हुआ है तो डिप्लॉइड बनेगा ना, डिप्लॉइड सेल बनेगा। सिनगेमी होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जो दूसरा मेल गैमीट था वो कहाँ जाएगा? बीच में सेंट्रल सेल की तरफ जाएगा जहाँ पर पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, वहाँ पर फ्यूज़ होगा। एक मेल गैमीट था हैप्लॉइड, 2 बीच में प्रेजेंट थे, तो 2 बीच वाले एक मेल गैमीट कितने हो गए? ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है। अब इस प्रोसेस में देखो 2 बार फ्यूजन हुआ है, एक तो ऊपर एक मेल गैमीट ने ऊपर जाके फ्यूजन करी, जाइगोट बनाया, दूसरे मेल गैमीट ने बीच में आके फ्यूजन करी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। 2 बार फ्यूजन हुई ना, इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रल सेल जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो फर्दर डेवलपमेंट करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा जो कि फर्दर डेवलपमेंट करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, और जो ऊपर जाइगोट बना था उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एंडोस्पर्म जो है वो जनरली जल्दी बनता है, ये हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बनने तक का ही जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा? एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा? क्योंकि इसके अंदर जो है फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, इसके वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो आप जनरली फ्रूट्स देखते हो जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट के अंदर जो वाइट कलर की लेयर प्रेजेंट होती है वो और कुछ नहीं है, वो एंडोस्पर्म है। पहले हमने पढ़ा था ना कि जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर फ्रूट मटेरियल प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो एम्ब्रियो को, इसलिए वो पहले जो है बन रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, ताकि भाई डेवलप होकर वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इस स्टेज को हम अगर जो PEN है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, अगर वो न्यूक्लियर डिविजन्स करके फ्री न्यूक्लियाई बना रहा है, इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे। और सेल वॉल फॉर्मेशन होगी साथ के साथ, और एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर हो जाएगा। जो फ्री न्यूक्लियाई होंगे उनका नंबर जो है फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वो वरी करेगा, ठीक है। इसके बाद जो कोकोनट के अंदर जो वाइट कलर के कर्नल्स आप देखते हो वो और कुछ नहीं है, वो एंडोस्पर्म है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो है वो हमें पता है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो है एम्ब्रियो सैक के वहाँ डेवलप होता है। एम्ब्रियो जो है उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है एक पूरी स्टेज पर, जब उसे ये एहसास हो जाता है कि एंडोस्पर्म जो है वो अपनी डेवलपमेंट कर चुका है, ताकि भैया मुझे एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए जाइगोट भी डिवाइड हो जाता है कि अब मुझे एम्ब्रियो बनाना है। अब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है मोनोकोट में हो सकती है, डाइकोट प्लांट के अंदर, 2 अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग तरह से होती है, मतलब डिवीजन तो सेम होती है लेकिन बनता अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डाइकोट का एग्जांपल लें, डाइकोट प्लांट के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, 2 कोटलीडन बनेंगे। डाइकोट मतलब 2 कोटलीडन और मोनोकोट का मतलब 1 कोटलीडन। डाइकोट मतलब 2 कोटलीडन, कोटलीडन्स के ऊपर का जो लेवल होता है उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं, जो नीचे का लेवल होता है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ऊपर का लेवल है प्लीम्यूल बनाएगा, शूट की तरफ जाएगा ना, नीचे क्या होता है प्लांट के रूट होता है, तो रूट की तरफ जाएगा हाइपोकोटाइल। तो प्लीम्यूल मिलेगा आपको कहाँ पर? एपिकोटाइल के पास, और नीचे हाइपोकोटाइल के पास क्या मिलेगा? रेडिकल और रूट टिप किससे कवर होगी? रूट कैप से कवर होगी डाइकोट के केस में। मोनोकोट के केस में भी सेम ही होता है, लेकिन अगर जो हम मोनोकोट के अंदर ग्रास फैमिली का कोई प्लांट बढ़ रहे हैं, ग्रास फैमिली के अंदर हम उस कोटलीडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो स्क्यूटेलम जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है उसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा रेडिकल या फिर रूट कैप, जिसे हम कोलिराइजा भी बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है स्क्यूटेलम के ऊपर अटैच जो हो रहा है उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं, और एपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स होती है, और साइड में काफ़ी सारे लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं जो कि एक होलो स्ट्रक्चर के अंदर बंद होते हैं, जिसे हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ये था भाई एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट सीड। अब एम्ब्रियो बन चुका है, अब क्या होगा? अब भाई एम्ब्रियो बन चुका है,
मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन सबके अंदर देख लिया हमने। अब बनेगा सीड। अब इमेजिन करो ओव्यूल। ओव्यूल के बाद हमने कहा था कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सीड के अंदर क्या होगा, सीड कोट होगा, कोटलीडन होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। कोटलीडन जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, थिक होता है, स्वोलन होता है, क्योंकि कोटलीडन के अंदर फूड को स्टोर रहना है। अब जो मैच्योर सीड है, हमने कहा था कि एंडोस्पर्म जो है वो हो सकता है कि प्लांट के अंदर सीड के जर्मिनेशन से पहले ख़त्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो बाद तक चले जब तक सीड जर्मिनेट हो रहा है। अगर वो एंडोस्पर्म पहले ख़त्म हो गया, मतलब जो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिशन है वो पहले खत्म हो गया, तो उसे हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। अगर वो न्यूट्रिशन बाद नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, मतलब कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, अगर वो एंडोस्पर्म बाद तक चल रहा है, सीड के डेवलपमेंट तक चल रहा है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है। अब बीच से इमेजिन करो, बीच में बन चुका है कोटलीडन। कोटलीडन के साइड में क्या था, न्यूसिलस। इंटेग्यूमेंट्स थे, यही थे ना। इंटेग्यूमेंट्स क्या करेंगे, ओव्यूल के बाहर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेंगे, सीड कोट जिसे हम बोलते हैं। अब उसका काम क्या होगा, सीड को प्रोटेक्ट करना। माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट था ऊपर, एज इट इज़ रहेगा, ताकि वो ऑक्सीजन वाटर की इनटेक और आउटपुट को देखता रहे। जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा उसका वाटर कंटेंट कम होगा और सीड जो है रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा। सीड के अंदर के जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो हो जाएंगे, और वो एक एंटर कर जाएगा स्टेज में, जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं, इनएक्टिविटी की स्टेज होगी। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, मतलब वो मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन जो सीड को चाहिए, जब उसको वो मिलेगी तो वो सीड जो है वो वापस से मैच्योर होने लगेगा, जर्मिनेट करेगा। ओवरी जो है वो फ्रूट डेवलप करेगी सीड से, और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो रहा है। ठीक है। इसके बाद जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल में डेवलप करेगी, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। और फ्रूट जो है वो फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, या फिर ड्राई भी हो सकता है, जैसे कि ग्राउंडनट और वाटर के अंदर। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ इसके अंदर, वो ये है कि जो न्यूसिलस है, अगर वो भी सीड के बनने तक बाद तक बिल्कुल बचा हुआ है, तो उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। अगर न्यूसिलस जो बाहर प्रेजेंट था प्रोटेक्टिव कवरिंग में, वो बाद तक बचा हुआ है, तो उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। और इंटेग्यूमेंट्स तो न्यूसिलस के बाहर प्रेजेंट ही है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर जो फ्रूट है वो सिर्फ ओवरी से बन रहा है, मतलब सिर्फ ओवरी ही डेवलप करिए, डिफरेंशिएट करिए, जो भी करिए, ओवरी के ही सभी कामों से फ्रूट बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट, सच्चे वाला फ्रूट, ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर उसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करा, थैलेमस पता है ना, जिस पार्ट फीमेल का जो पार्ट पिस्टिल जिस पार्ट से अटैच्ड होती है फ्लावर से, उसे हम थैलेमस बोलते हैं। अगर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करा है फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उसे हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है भाई। नाउ फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट फर्टिलाइजेशन से नहीं बन रहा, उसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना का। अगर कोई भी सीडलेस फ्रूट है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, उसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other areas. ये सब हमें पहले से ही पता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इज द फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. What happens in apomixis? Apomixis is a asexual reproduction in which this is formed from a unfertilized egg without the process of meiosis and fertilization. ये क्या हो जाएगा? एपोमिक्सिस. Now next we have is polyembryony. When more than one embryo is formed from a seed, then it will called as polyembryony. poly मतलब ज़्यादा और embryo मतलब embryo, तो एक ज़्यादा embryo अगर फॉर्म होंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे polyembryony. तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी हमने रिवाइजन करी है। ये पूरे मैंने आपको की नोट्स दे दिए हैं पूरे चैप्टर के। आप फटाफट चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं की एंड मूवमेंट पर जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, फटाफट से पूरे चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है, कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks for watching.